दोस्तों, दिल्ली में हुए धमाके के बाद से हमारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से नई जानकारियां सामने ला रही हैं वो हैरान करने वाली है। हम जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये साजिश उससे भी ज्यादा भयानक थी। And well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. Jammu and Kashmir to Al Falah University. This is a big CNN News 18 exclusive. We are decoding this man who is becoming an important figure behind this attack, Maulvi Irfan, who seems to have played a crucial role in radicalizing these medical doctors and students. Worked at GMC Anantnag. He in fact was the first link which made investigators believe that something bigger was at play. ये बात है साल 2023 की, जहां खुफिया एजेंसीज को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई इलाकों में एक खुफिया आतंकी नेटवर्क एक्टिव था। अपने सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बल पर पुलिस और एनआईए के लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि देश के अंदर एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क बनाया जा रहा है। सवाल यह था कि इसकी जड़ कहां है। तब इसकी कड़ी उस डॉक्टर से जुड़ी जो अपने प्रोफेशन के जरिए आतंक फैलाने की पूरी साजिश रच रही थी। आज दुनिया उस डॉक्टर को शाहीन शाहिद के नाम से जानती है। शाहीन ने अपनी पूछताछ में यह बताया कि उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जैश-ए मोहम्मद की महिलाओं के विंग जमात उल मोमिनात की भर्ती और नेटवर्क फैलाने का काम किया था। पर सवाल था कि किस तरह किया था। Dr. Shaheen has also said and accepted that she was in touch with Masood Azhar's sister. ये जो मैडम थी वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज किया करती थी, खासकर उन महिलाओं को जो पेशेवर और एजुकेटेड हुआ करती थी। मैडम ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, मेडिकल वेलफेयर ग्रुप्स और एनजीओ चैनलों के माध्यम से फंड ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को छुपाया था। डॉक्टर शाहीन ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइजेशन मीटिंग्स आयोजित की, जहां संदिग्धों को आतंकवादी विचारधारा और फंडिंग से जोड़ा गया था। उसका मकसद जैश-ए मोहम्मद की महिला नेटवर्क को भारत में मजबूत करना था, ताकि नए लोगों को शामिल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। ये मैडम जी ने करीब 2 साल तक किया और खुफिया एजेंसीज ने उसके पूरे नेटवर्क पर तब तक नजर रखी जब तक वो लास्ट लिंक तक नहीं पहुंच गए। इस पूरे नेटवर्क में एक और डॉक्टर मुजमिल अहमद गनाई का नाम आ रहा है। इस पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसने जनवरी 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हमले की योजना बनाई थी और दिवाली पर भी एक बड़ा हमला होने वाला था। दोस्तों, इससे यह बात क्लियर है कि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद का बदला नहीं है, बल्कि उससे काफी पहले का प्लान ये लोग बना रहे थे, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ा दिया गया। जांच में और क्या क्या पता चला है ये हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डिस्क्रिप्शन में जरूर मार लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, जो हमने किया है हमारे फेवरेट हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ। आकाश भाई के साथ आईपीएल पे, रोको के टेस्ट रिटायरमेंट पे, हर्षित राणा को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं गौतम गंभीर, इस टॉपिक पे, इनफैक्ट क्रिकेट के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी ना सुनी हो। तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इन डॉक्टर्स की। ये डॉक्टर आतंकवादियों को मेडिकल सपोर्ट देते थे और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया और बाकी सोर्सेज से कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कराते थे। आपने कई दर्जन बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि किसी टेररिस्ट को कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा बदल देता था, या कोई डॉक्टर किसी को ऐसा जहर दे देता था ताकि वो जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सके। पर दोस्तों, अब ये काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये रियलिटी है। ये वो सच है जो आज देश के सामने है। पिछले 3 वीडियो से मैं पूछ रहा हूं और फिर भी पूछूंगा और कहूंगा कि एजुकेशन और सही जिंदगी क्या एक रेडिकलाइज्ड माइंड को सुधार सकता है? बताइए, आपकी जो भी ओपिनियन कमेंट करके बताना। फिलहाल कल ये भी खबर आई कि ढाका, दोहा और इस्तांबुल के बीच में अल फलाह सेल के लिए लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करने वाली भी 2 महिला डॉक्टर ही थी। 2023-24 में श्रीनगर और अनंतनाग की 2 महिला डॉक्टरों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल फलाह सेल की एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। दोनों डॉक्टर ढाका मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और उन्होंने इस सेल के लिए नॉन मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प भी दी थी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार यह आतंकी पैसा इस्तांबुल यानी टर्की और दोहा यानी कतर से डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से भेजा गया, जिससे आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की गई। ये डॉक्टर इस नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करती थी, जिसमें रिसोर्स का मैनेजमेंट, सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था और डिजिटल माध्यमों से कम्युनिकेशन शामिल था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उनके बीच 400 से अधिक इनक्रिप्टेड चैट्स हुई थी, जो आतंकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से ये लोग बात किया करती थी। ये महिला डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क को विदेशों से आर्थिक सहायता दिलाकर देश में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रही थी। दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट हमले की जांच ने इस नेटवर्क के स्प्रेड और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल खतरे को उजागर किया है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए इस आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास भी कर रही हैं।
ये खबर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्शन और उनकी स्ट्रैटेजी की एक बड़ी मिसाल है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, दिल्ली से एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलवामा जिले के बांजू गांव का रहने वाला है। वो MBBS और MD की डिग्री वाला है और उसने फरीदाबाद की उसी अस्पताल में पहले वो काम भी कर चुका है जहां पर उमर नबी काम करता था। सज्जाद अहमद मल्ला को सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के साथ उसके कनेक्शन के आधार पर हिरासत में लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि वो भी जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा था और इस नेटवर्क में मेडिकल प्रोफेशन का इस्तेमाल करके टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। वो पुलवामा से जुड़े इस आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा है और उसके साथ कई और भी डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिनका कनेक्शन उसी मेडिकल कॉलेज से है जो फरीदाबाद में है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं ताकि आतंकी गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। NIA इस पूरे नेटवर्क की उस आखिरी कड़ी तक भी पहुंचने की कोशिश में है जहां से इस पूरे प्लान को डिकोड किया जा सके। दोस्तों, एक बड़े कलेक्टिव ऑपरेशन के तहत सोपोर पुलिस ने जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसका संबंध जमात इस्लामी से और जिसे UAPA जैसे कानून के तहत बैन भी किया जा चुका है। इस घटना में पकड़े गए सभी आतंकवादियों को UAPA के अंडर ही बुक किया गया। इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेररिज्म और सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सोपोर, जहांगीर और रफियाबाद क्षेत्रों में 25 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मदद ली गई है। छापेमारी क्रेडिबल खुफिया इनपुट्स के आधार पर की गई है, जिससे अलग अलग आतंकी तत्वों द्वारा अलग अलग फ्रंट्स के तहत अपने मकसद को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा था। इन ऑपरेशंस के दौरान बड़ी मात्रा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल गैजेट्स और बैंड संगठनों से जुड़े सामान भी शामिल हैं, जिनकी बरामदगी के बाद से ये जांच और ज्यादा गहरी हो गई। कई लोगों से उनकी अवैध गतिविधियों में भागीदारी की भी जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो ये छापेमारी सोपोर पुलिस की चल रही टेररिज्म प्रिवेंशन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो आतंकवाद और सेपरेटिस्ट के इकोसिस्टम को तोड़ता है, वहीं इसके आइडियोलॉजी तथा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी खत्म करने की कोशिश करता है। हम जो एक आम नागरिक होते हुए जो प्रॉपर टैक्स भरता है, नुकसान झेलते हुए भी ये सोचता है कि हमारे थोड़े से प्रयास से अगर देश में बढ़िया बदलाव आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। हम वो हैं जो महंगाई की मार झेलते हुए भी ये सोचते हैं कि कुछ भी हो लेकिन देश तो अपना है ना यार। क्रिकेट मैच में हमारे इमोशन से लेकर 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड तक में हम जब अपने हथियार और सेना को देखते हैं तो हमारी छाती 56 इंच की हो जाती है कि हम देखो कहां से चले थे और आज किस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन जब देश के अंदर मेडिकल प्रोफेशन को दागदार करने वाले ऐसे लोग लगातार मिल रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। एक डिग्री आपको स्किल दे सकती है, चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं। उससे भी बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम अब एक अनऑफिशियल वॉर में हैं? इस देश का सोशल फैब्रिक जितना इंटेंस है उतना ही मजबूत भी है दोस्तों, लेकिन उसी फैब्रिक को तोड़ने के लिए कभी ज़मीनी आंदोलन का सहारा लिया जाता है, कभी विदेशी फंडेड स्टेजेस होते हैं, कभी पॉलिटिकल सौदेबाजी, तो कभी गुंडागर्दी को नेतागिरी का जामा पहनाकर लेजिटिमाइज करने की कोशिश होती है। आज इतने सारे डॉक्टर्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना तगड़ा था, वो इस देश की आत्मा को तोड़ने में लगे हुए थे। आज जब ये पकड़े जा रहे हैं तो देश का कॉन्फिडेंस भी चैलेंज हो रहा है। किस पर भरोसा करें और किस पर न करें, बताइए। आप खुद ही सोचिए कि इस देश का लीगल सिस्टम भी एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर बोल के अपराधियों को छोड़ देता है। याकूब मेमन को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक आधी रात में देश का कोर्ट खुल जाता है। कोई सवाल नहीं करता कि लाखों पेंडिंग केसेस को छोड़कर कोर्ट इसको एंटरटेन क्यों कर रहा था। सवाल यह है कि हम कब वो सीमा रेखा तय करेंगे कि भाई इसके आगे कोई रियायत नहीं मिलेगी। सिर्फ जुडिशरी ही क्यों, हमारे सिस्टम में बाबू लोगों को कौन टाइट करेगा, बताइए। कैसे इस देश के अंदर लाखों बांग्लादेशी अपना वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक हर लेवल पर हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, बताइए। तो अब ये एक सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि हाँ, हम एक आइडियोलॉजिकल वॉर में हैं। हमारा दुश्मन हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो हमें खत्म कर सके, और दूसरी तरफ हम जातिवादी राजनीति में उलझे, अगड़े पिछड़े की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर अंधभक्त और चमचों के ताने मारे जा रहे हैं। रोज टीवी डिबेट्स में प्राइम टाइम का एंटरटेनमेंट चल रहा है जहां कोई ठोस कंक्लूजन निकल कर आता नहीं है। हमारा दुश्मन हमारी फॉल्ट लाइंस जानता है और वो उसको बढ़ा भी रहा है, लेकिन हम सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। हमें हमारे ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है ताकि हमारी नजर अपने असली दुश्मन तक ना पहुंचे। अब सोचिए कि हम इस वॉर को कैसे जीतेंगे, क्योंकि बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान को, हमारे सैनिक को पता है कि उसका दुश्मन कौन है, पर एक हम हैं देशवासी जिन्हें हमारा शत्रु बोध नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आज शाम को टीवी पर मिलेंगे, जी हाँ, थर्सडे 8:25 आज शाम न्यूज़ 18 इंडिया चैनल पर मिलूंगा मैं वायरल बात रौनक के साथ इस प्रोग्राम को लेकर। तो देखना जरूर, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।